जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। और उन्होंने जहाँ तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई। और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है, उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है, उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूँ क्या जनता ने दी, ये कहूँ, मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके, और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई,
बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। और चंद इने गिने लोग, दो चार लोगों को ही आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, उनको फेवर करते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिग इंडस्ट्रीज है और पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ एक दो लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को, मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। अब नहीं है वो, फिर भी हर चीज को आप बोलने का एक रवैया है उनका, कि उनकी जो बातें हैं, जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं। और आज वो भी खास करके जब हम संविधान बचाओ का जो अपने राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की और बहुत से जगह उन्होंने बात की, लेकिन उसको जो वो एक लोगों में जज्बा आया और जोश आया, उस जोश को ख़त्म करने के लिए आज मोदी साहब एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी मांग किया कि देश में जो बहुत जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा घटना हुआ पहलगांव में, हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और आप भी आइए, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में, और यहाँ वो एब्सेंट रहे, एक बार नहीं दो बार। और ये असल देशभक्त हैं, देश के समस्याओं को छुड़ाने वाले,
यही अगर मीटिंग्स में नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते, तो आप बोलिए इनको कितनी हमदर्दी देश के लिए और लोगों के लिए है, इससे जाहिर होता है। मणिपुर तो जल रहा है, और मणिपुर जब जल रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे आप? देश के अंदर इतने बड़े संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, गवर्नर रूल लाए, सब चीजें तुम्हारे आंखों के सामने संविधान को धज्जे उड़ाने का, संविधान के खिलाफ काम करने का आप ही कर रहे हो। और आप आज तक सारे देश घूमे, विदेश घूमे, लेकिन आज तक मणिपुर को क्यों नहीं गए? क्या डर रहे हैं आपको? क्या वहां के सिटीजन्स नहीं है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते एक हैं और करते एक हैं, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। और बार बार मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो चीज़ अपोजिशन पार्टी के नेता लोग किए, राहुल जी खुद जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर गए, हर जगह गए, आप भी जा सकते थे। आपके पास तो इतने व्यवस्था है सरकार की, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी व्यवस्था नहीं थी, आज सब आपके पास है, फिर भी आप डरते हो वहां जाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए डरते हो। यही डेमोक्रेसी का, लोगों का बचाव करने का तरीका है आपके पास। और तीसरी बात, आज अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है, आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डालें, आपको देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में, या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, बोलता है नहीं। आप बोलो भाई कुछ तो। ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान
और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया। नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, बैठे चुप बैठे। वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला, अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं। ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हैं, वो फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि संविधान को बचाने वाले सिर्फ इस देश के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, और जो सब लोगों में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं। ये लोग तो संविधान में विश्वास भी नहीं, संविधान के तहत चलना भी नहीं चाहते। आज चुप वो संविधान को जब जीत के आने के बाद वहाँ पर जाकर माथा टेका, वो एक ही काम उनका हुआ। उसके बाद कभी संविधान की बात और संविधान के तहत काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। और कईयों पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखते थे और बोलते थे, प्रश्न उत्तर भी चलता था, लेकिन ये महाशय सेलेक्टेड लोगों को अंदर बुला के सेलेक्टेड क्वेश्चंस पहले ही देके और एक एक आदमी को बुला के तुम यही बोलते जाओ, मैं यही कहूँगा। ये इनका डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है कहने का। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई देश के लिए मुंह तो खोलो और सही सही क्या हुआ बताओ, और क्या बातचीत चल रही बताइए। वो सब चीजें वो छोड़ दिए। न्यायपालिका पर दबाव है, दलितों को इतना कमजोर किया गया, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा टाइम पे। अरे एक तो संविधान जिसने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, 3 बात करते हैं। तो इसीलिए मैं एक चाहता हूँ, एजुकेशन पे ध्यान दो, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो, लोगों को, बच्चों को प्रोटीन नहीं है, उनके खाने के लिए अच्छे खाने का व्यवस्था करो। ये सब छोड़ के भाइयों और बहनों हर जगह बोलते जा रहे हो। और अब इलेक्शन है, इलेक्शन अभी आगे है, लेकिन इनकी तैयारी बिहार में उधर इधर कम से कम अब 4 महीने से शुरू हो गया। तो ये अपने देश के लिए ये काम करते हैं ऐसा, और ऊपर से बोलते हैं हम पैट्रियट है, हम जो भी बताएंगे वो हम देशद्रोही, और वो जो बताते हैं देश प्रेमी।
अरे भाई, देश प्रेम अगर रहता तुम्हारे पास, जाओ। बहुत से जगह लोग मर रहे हैं, जल रहा है मणिपुर, उधर जाइए। लेकिन उधर जाना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ में अपने चुनाव की तैयारी करते फिर रहे हैं। ये इलेक्शन मैं जीत रहा हूं बोल रहे। राहुल गांधी जी ने तो ये पूरे आंकड़ों के साथ कहा और दूसरे लोग भी आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, फिर भी उस बात को इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। वो इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली हो गई। जो वो कैसा वो रहते हमारे तरफ, ये केरला और कर्नाटक में ये धागे का एक बनाकर का पुतली ऐसा फिराते, उसमें लड़ाते, राम रावण वो ये सब बना के ये करते हैं, वो कठपुतली है। उस कठपुतली को तुमने पकड़ लिया है और मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। ठीक है भाई, तुम इलेक्शन तुम नहीं जीत रहे हो, तुम्हारा मशीन जीत रहा है। तुम्हारा जहां छोड़ना तुमको मालूम है वहां छोड़ देते हो, जहां पकड़ना वहां पकड़ लेते हो। और हमको ही बोलते हैं तुम वहां जीते केरला में, क्या हुआ? अरे आप लोग, आपको मालूम है जो इलेक्शन हमने महाराष्ट्र में 5 महीने पहले जीता, उसी का क्षेत्र में अगर सब मिलके 70-75 लाख का डिफरेंस होता है, ये अजब की बात है। अब आप देखिए 5 साल में जब वोटर लिस्ट बढ़ती है तो 2% 3% बढ़ते हैं वोट्स, नॉट मोर देन दैट। ये 5 महीने में 8%, 9%, हाँ 8% कैसा बढ़ते हैं? मैं तो नहीं देखा। मैं तो 13 इलेक्शन लड़ा हूं और 13 इलेक्शन लड़वाया हूं। कई बाई इलेक्शंस मेरे पास स्टीफन साहब आए, गुलबर्गे से कंटेस्ट करे, क्योंकि वो जब यहाँ वाजपेयी साहब से हारे 2000 वोटों से दिल्ली से, तो वो मैडम गांधी ने उनको मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजा, गुलबर्गे को। वहाँ से हम उनको जिताए। और ऐसे बहुत से नेता लोग, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी अब 18 चुनाव हो गए ना, 18 इलेक्शंस। 18 इलेक्शन में मैं एक ही उदाहरण देता हूँ कि 18 इलेक्शन में सिर्फ 2 बार वो गुलबर्गा हारा है। लेकिन एक बार ऐसा है कि सभी असेंबली सेगमेंट में 20,000 कैसे आता हुई? ठीक है, वो छोड़ देता हूं मैं। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ज़्यादा वो बातों के लिए मैं नहीं जाता। तो हमने जो चुनाव आयोग भी इधर नहीं देख रहा है और सुन रहा भी नहीं, और वोटर लिस्ट भी नहीं दे रहा, ये इधर वो भी आप कंट्रोल करे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आपकी बात सुनता है या जो आदमी मेरिट वाला है, उसको भी आप अपने डेमोक्रेसी में जगह नहीं देते हैं। और अच्छे अच्छे जगहों पे सिर्फ आरएसएस और उनको चाहने वाले लोगों को बिठाते हैं। कहाँ दूसरों को जगह है? कहीं भी नहीं है। और 5वीं बात ये कहते हैं हम कि ये फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है और हम फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की
मान्यता देते हैं, मर्यादा करते हैं, कहते हैं, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी ऐसी है, ये बीजेपी रूल्ड स्टेट को एक नजरिए से देखने का डेमोक्रेसी, और अपोजिशन रूल करने के स्टेट को एक नजरिए से देखना, दूसरे नजरिए से देखना, वो एक इनकी डेमोक्रेसी की। जब स्कीम आते हैं अपने लोगों को बांटते हैं, नजरअंदाज करते हैं अपोजिशन को। जो पैसे उनको ग्रांट मिलना है बजट से, उस ग्रांट को लेने के लिए इनके पास 10 बार आना, मनरेगा जैसे स्कीम के पैसे लेने को इनके पास आना, और फूड सिक्योरिटी जैसे अमाउंट को भी यहाँ पर आकर लेने के लिए इनके पास फिरना। अरे चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे एजुकेशन के ग्रांट हो, सब इन्होंने जो समय पर भेजना, कभी उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट है वहाँ पर नहीं भेजते। तो ये पीएम साहब का डेमोक्रेसी है, इसीलिए मैं ये कहना पड़ रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और पाप बेचारे बोला, क्षमा चाहता हूँ, राज्यपालों की हालत तो ऐसी कर दी है कि जब उठो ये काम करो, करना चाहिए, नहीं करे उसको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाएगा। और राज्यपाल जी मैं कभी नहीं देखा, मेरे को भी 54 साल का अनुभव है, और पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का मेरे को अब कम से कम 57 ईयर से अनुभव है। मैं किसी गवर्नर को बिल रोकने का नहीं देखा। मेरे पास तो हमारे गवर्नर में उमाशंकर दीक्षित जी थे, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था, सीनियर मोस्ट, जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त कर्नाटक के वो गवर्नर थे। और उसके बाद में बहुत से पहला हमारे जो राजस्थान के सुकाडिया थे, मोहनलाल सुकाडिया 72 में। तो ऐसे लोग कभी, ऐसे बहुत से नाम ले सकता हूँ, ऐसे कभी भी कोई बिल रोक कर सताया नहीं। अब जो भी अच्छा बिल जाता है लोगों के हित में, उसको वो हमेशा विथेल्ड करते हैं या वापस भेजते हैं। तो ये तरीका उनका है कि अपोजिशन के लोगों को, गवर्नमेंट को सताने का, और ये बिल बार बार वापस आते हैं। और उसके बाद में इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया, तो भी उनको शायद उसको भी मान्यता नहीं देते। तो ये जो है संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में खुद जनता सक्षम है, ये मोदी जी ने खुद देख लिया है। और 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान उनको आईना दिखाया है। इस बार 400 पार चले गया भाई। अब मैं तो पहले से बोलता हूँ आपको, 2 पैर दूसरों को लगा चल रहे हैं, आप दौड़ रहे की कोशिश करते, लेकिन 2 नकली पैर लगा लेने से दौड़ता नहीं आदमी, बड़ा मुश्किल होता है, वो तो कर नहीं सकते आप, इसीलिए हमको सता रहे। और आखिरी बात, हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए और देश को मजबूत रखने के लिए हम सभी एक होकर
सरकार का साथ दी, कोई चींगू नहीं बोला, क्योंकि देश का मामला है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठाकर चुनाव में जाते हैं, वहां पर हमारे खिलाफ बात करते हैं। ये जो रवैया है, ये इससे देश को बर्बाद करने का आपका तरीका है। जो लोग आपके साथ हैं, देश के साथ हैं, हमारे आर्मी के साथ हैं, और आर्मी के साथ रहने के वजह से उनको भी एक ताकत मिलती है। भी सब डेमोक्रेसी में सभी पार्टी के लोग मिल के हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत देने के बजाय ये अपनी ही बात करते हैं, और वो अपनी छवि कैसा बनाना इधर ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं, इस बात नहीं करना चाहता। बहुत से बातें मैं आपके सामने रखा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। ध्यान से सुने, और इससे आपको और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खड़गे साहब। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल, और उसके बाद महासचिव संगठन एक वक्तव्य रखेंगे, और उसके बाद एक लंच का भी आयोजन किया गया है। तो पहला सवाल ANI, माइक दीजिए। लंच हमारे को भी है जी सर, आप चीफ गेस्ट हैं सर। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। Excuse me. Pavanji this side. I'll ask from PTI. खड़गे जी इधर, on your right. हाँ बोलिए सर। खड़गे जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट इमरजेंसी को लेके बीजेपी टाउट कर रही है और आपके खिलाफ अभी तक चल रही है। 50 साल पहले जो बात हुई थी और आज की डेट में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, आपने ये कहा। लेकिन गवर्नमेंट अब इसको और आगे ले जाना चाहती है कि अगले 1 साल तक इमरजेंसी के लोगों को मतलब ग्राउंड तक ले जाने के लिए कि कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल पहले क्या हुआ, तो आप उसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा मेजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? आपने कहा कि एक संविधान बचाओ रैलीज तो चल ही रही हैं, बट इसके अलावा देखिए, हमने जो संविधान बचाने की बात हम खुद किए, जय बापू, जय संविधान, जय भीम, ये नारा लगा के जब हमने रास्ते पे उतरे, घबरा कर उसके काउंटर में वो उतरे, फिर मैं क्या काउंटर करूं उसका? सर पवन सर सवाल ये खड़गे सर, ये रहा मैं। हाँ सर, सवाल ये है, यहाँ से उधर गए ना सब? नहीं सर, वो उधर से संजीव सर थे, मैं इधर इसीलिए था। सर मेरा सवाल ये है कि आपने आज बिल्कुल सरकार को काउंटर किया इमरजेंसी के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कल होम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया, बात कही, और आपके जो सहयोगी दल हैं जैसे DMK है और समाजवादी पार्टी, उनको भी कटघरे में खड़ा किया कि ये लोग खुद इमरजेंसी के खिलाफ थे, आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं, किस कैपेसिटी से बैठे हैं। इस पे भी आपकी एक इंडिया ब्लॉक की यूनिटी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि आप लोग अब जब कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए सब साथ हैं, सब एक साथ हैं, और सरकार एक झूठे प्रचार को कर रही है, तो आप मिलके कैसे इसको काउंटर करेंगे? देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी की बात करते करते आप उनको कटघरे में ठहरा किया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करके वो कहा, यस हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो इमरजेंसी क्लॉज था, उस इमरजेंसी क्लॉज आर्टिकल 44 कुछ था ना, 352(1), उसको
निकालने का प्रोविजन जब आया तब इंदिरा गांधी जी ने वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके कहा कि ठीक है, जो गलती है वो गलती हो गई, लेकिन हम वो निकालने के लिए भी वोट करते हैं। उन्होंने वोट किया। फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद इतने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी चुन के आए कि 2/3 मेजॉरिटी को हार्डली मैं समझ 7 या 8 सीट कम थे, 7 सीट 80 में। तो ये करने के बाद आपको तो मालूम होना चाहिए, लोग इंदिरा गांधी जी को उस वक्त जो बातें कही थी उसके बारे में उन्होंने फिर पार्लियामेंट में जो कहा, और मेरे पास है कैसा हुआ क्या हुआ, ये टाइम नहीं है सब बोलने का, और इतना बोले तो भी आप छापते नहीं, वो बात और है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये होने के बाद भी लोगों ने माफ़ कर दिया, और लोगों ने समझा जो गलती हो गई वो महसूस होने के बाद फिर वो बात को नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसीलिए नियरली 2/3 मेजॉरिटी तक हमने जीता। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। अगर मैं अभी नहीं मरा, मैं इमरजेंसी में भी था, इलेक्शन में भी था, तो हमने जीता। तो इसीलिए आप बार बार वो प्रश्न उठा के आप जीत नहीं सकते। लोगों को मालूम हो गया क्या है क्या नहीं है। मोहित राज दुबे, माइक दीजिए मोहित जी को, फ्रंट रो में। खड़गे साहब नमस्कार। सामने आपके मेरा सवाल ये है कि देखिए, आपातकाल को लेके बीजेपी मुद्दा बनाती रही है। 50 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। और आपातकाल पे तो आपने बात की जवाब दिया, लेकिन सवाल आपने चुनाव आयोग को लेकर उठाया और सीधे तौर पर एक बार फिर से निशाना आपने साधा कि चुनाव आयोग मौजूदा वक्त की सरकार की कठपुतली हो गई है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से भी कई बार जवाब ये आया है और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगा रहे हैं, अगर उनको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो खुद आए चुनाव आयोग में और जो भी उनकी शिकायतें हैं उसको लेकर वो बात करें। क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग के इस जवाब के बारे में? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार मुद्दा हमने उठाया इसको दुरुस्त करने के लिए, ये नहीं कि जाके बहस करने के लिए। वहाँ हमने इसमें खामियां है और इससे जनता का नुकसान हुआ है, और जनता जो चाहती थी वो कैंडिडेट चुन के इसलिए नहीं आए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, सभी लोगों को मालूम है। और तीसरा आपने क्या पूछा, और एक क्या वो जाएंगे चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव, देखिए चुनाव आयोग को हम कितने बार जाना, पहले गए बैलेट पेपर के लिए, किया उसने, किसी में हिम्मत थी। और बहुत से जगह जो गड़बड़ियाँ हो गए, हर स्टेट में 1-2 इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो बहुत से लोग कंप्लेंट दिए, क्या आपने उसको दुरुस्त किया? देखो, आप मोदी जो कहते हैं वही आप करते हैं, इसीलिए हम ये समझते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर मोदी फॉर दैट। मौसमी सिंह, नहीं सबको कर रहे हैं, पेशेंस। सर इधर पीछे, सर खड़गे साहब हाँ। यहाँ पे। सर ये एक इसी में नहीं, आप पीछे रहने के बजाय हम लोगों के साथ अगर रहे तो बहुत अच्छा है। न पीछे रह के ढकल दिए तो क्या करूँगा। नहीं सर, इसीलिए कवर करने के लिए आए हैं। हाँ, जनाब। सर ये इलेक्शन कमीशन का जो आपने कहा कि कठपुतली है, उसी पे एक एक्सटेंशन में एक सवाल था कि आप कह रहे हैं मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बिहार में चुनाव, तो क्या आपको लगता है कुछ जाने देते हैं, कुछ राज्यों में चुनाव वो जीतते हैं, कुछ आपको दे देते हैं,
तो बिहार में मैच फिक्स हो गया है, ईसी को आदेश मिल गया है, क्या आपको लगता है? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी जो है ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप उनको डरा रहे हैं। उधर शशि थरूर आपके ही नेता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की, बोल रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में डायनेमिज्म और एनर्जी मोदी जी ने दिखाया और उनको बैकअप नहीं मिल रहा है घर पे, यानी कि इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही है कि सपोर्ट नहीं कर रही है। किसके लिए? मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। अरे भाई, मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने बड़ा नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश के आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिल के काम करेंगे, पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो आप चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें उसको? हाँ, एक इसके साथ बिहार का मैच इनको माइक दीजिए। हमारा नहीं सर हेलो हेलो नहीं सर। भाई, हमारा मैच किसी से फिक्स नहीं होता, हम हमेशा लड़ते रहते, लड़ते रहेंगे। सर मोदी जी तो फिरते रहते हैं, संविधान से फिक्स है। सर, उनको मैं- क्या है, कभी देश में बैठ के कोई काम किए हैं? कभी किसी को बुला के बात करे हैं? किसी सभा में जाके, रेडीमेड सभा रहती है, सरकार का पैसा रहता है, जाए भाषण करे चले। तो ये लोगों से देश की भलाई नहीं होती, ये सिर्फ भाषणकार है, कीर्तनकार है। इनकी कीर्तन अच्छी होती है, चंद लोग जाके सुनने की वो आदी होते हैं कीर्तन में। अगर आपको भी मौका मिला, प्लीज जाकर कीर्तन में बैठिए और सुनिए थोड़ा। Sir, this is an associated question that Shashi Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad also and also in his article. Do we expect any किधर हैं action? आप? Do we expect any action against Tharoor? Sir, इधर से. हाँ, केरला मीडिया सॉरी, हाँ, केरला ने भी देश का मीडिया। Sir, what I asked is that Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad and through his articles. Do we expect any action against him? देखो, जिसको जो लिखना आता है वो वैसा लिखेंगे, उसके बारे में हम अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते हैं या उसमें हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहते। हमारा एक ही टारगेट है, देश में यूनिटी रहो, देश की सुरक्षा रहे और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले भी हम लड़े हैं, आगे भी हम लड़ेंगे, किसी के बात के ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। पूछिए। Sir, are you afraid to take action against Shashi Tharoor? Shashi Tharoor ने बोल रहे मोदी सबसे बड़ा asset है। ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। प्रदीप, ये देखिए, ये सुनिए आप, मैं आपको बोलता हूँ, डर रहे हैं, कर रहे हैं, किसके लिए डरते हैं? पार्टी है हमारी, वी आर देयर, डोंट। अरे मे बी there are nearly 34 working committee members, 34 permanent invitees, nearly 30 people special invitees. तो अब वो बोल रहे हैं, उनके इच्छा के अनुसार वो बोल रहे हैं, उसमें हम बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। हमको चिंता लगी है देश को कैसे बचाए। अगर किसी को और की चिंता है तो उनके बाद आप पूछ सकते हैं उनको। खरगे जी नमस्कार, मेरा दो सवाल हैं। तो जो खास तौर से ट्रंप वाली बातचीत रही है और जिस तरीके से विदेश सचिव की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि जो फ़ोन कॉल हुई थी उसमें सीधे तौर पर ट्रंप को बताया गया था कि इसमें ना तो मध्यस्थता हुई और ना ही इसमें कोई दबाव डाला गया, तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा ये उनकी घरेलू राजनीति की वजह हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि
जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं, बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने, इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं? देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, बार बार उसके पास जाके क्या क्या बोलते हैं वो ये मांगने का, नहीं, मन्नत मांगने का क्या है? जब रिजल्ट ही कुछ नहीं आता तब वो कोई फायदा नहीं है। जब जरूरी है फिर ऑल पार्टी को पूछ के जो करना है करेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग पर ट्रम्प वाला बोल दिया ना भाई, ट्रम्प आप बेचारे ट्रम्प के पास सामने इन्हों झुक गए हैं, और ट्रम्प तो अपना जो स्टाइल में बोलना है, कभी अपना ये इसके स्टाइल में बोलता है, क्या है अपना, नहीं जी, वो ये रहता ना बड़े ग्राउंड पे बोलता, हाँ वो मारते रहता है, कभी बात करते रहता है, तो इसीलिए अब वो अपनी बात तो खुल के 15 दफा बोला। अगर तुम्हारे तरफ से अगर कोई एक बार भी रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्या कहें हम? तो इसलिए छोड़ दो, उसके बाद ट्रम्प अपनी बात बोलते ही रहेगा, मोदी चुप रहते ही रहेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग से मैच फिक्सिंग की बात की, कहा कि चुनाव आयोग कठपुतली है, तो ऐसे में पिछले कई सालों से ये आरोप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं, तो कब तक आप हारने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि चुनाव जो है वो फिक्स है और चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा है, आप पूरे विपक्ष को क्या लामबंद करके कुछ इस मसले पर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमने पूरी कोशिश की, कानून के तहत भी कोशिश किए, आज भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये अगर गवर्नमेंट ठान ली जो गलती हो रही है वो गलती को ही अगर आगे लेके चलना है, और इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के इशारों पे अगर वो चलती है तो उसको दूसरा दवा नहीं है, जनता ही वो दवा दे सकती है, और हम जनता के पास बार बार जाएंगे। वो मशीन से हारने दो, किसी से हारने दो या लगाने दो, ये उन पर छोड़ेंगे, लेकिन हम तो लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। सर, मेरा सवाल है, मैं कनिका बात कर रही हूँ न्यूज़ इंडिया से। सर, आप लोग जब जब चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं, बीजेपी खास तौर पे बोलती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहाँ पे चुनाव आयोग पे कोई सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों को हार मिलती है वहाँ वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है कांग्रेस पार्टी का? अरे हमारा दोहरा नहीं, हमारा भी अगर जीता है तो तुम चुप बैठे हैं, हम जीते हैं। अगर वहाँ भी आप यही करते तो देखिए, सवाल ऐसा नहीं तुम वहाँ जीते इसलिए ऐसा, तुम्हारे इलेक्शन प्रोसीजर में ही डिफेक्ट है। तुम क्यों, सारी दुनिया बैलेट पे चल रही है तो आप क्यों नहीं करते? मेरा ये सवाल है। ठीक है, मैं जीता, वो जीते, इन्हों जीते, आप, हमारी मांग है बैलेट पेपर से चुनाव करो, और सारी दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, इंग्लैंड कर रही है, कौन सा देश आप बताओ कि इस पे कर रही है, कौन सा बड़ा देश? इसीलिए मैं ज़्यादा, हमारे विचार ये है, हमने आपको बोल दिया है और हम ये डिमांड करते ही रहेंगे। अब चलना, अब देखना कितने दिन चलता है। संजय मिश्रा। खड़गे साहब, आपने सारे मुद्दों की बात की, संसद में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को लेके विपक्ष एकजुट रहा। इधर खड़गे साहब, इधर लाइट मेरे आंखों के ऊपर बहुत गिर रहा है, आप जरा अच्छा, हाँ बोलिए साहब। संसद में विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की, लगातार सत्रों में मांग करता रहा है और कई बार विपक्ष की मांग नहीं मानी गई है। तो आपने जो मुद्दे उठाए, क्या लगता है कि बाकी जगह तो नहीं, लेकिन क्या संसद में लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपरा ठीक से काम कर रही है? देखो भाई, हम तो ठीक से काम करने के लिए ही
पार्लियामेंट में आए हैं कि वो हमारे मुद्दे सुने, हमारे तकलीफात सुने, किसानों के मुद्दे सुने, इन्फ्लेशन का मुद्दा सुने, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सुने, ये रखते ही जा रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयारी नहीं है। तो बार बार कहना हमारा फर्ज होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव करके हमको भेजे हैं जो लोग, जो जनता, हमारा फर्ज होता है कि बार बार हम बात करेंगे। लेकिन उनको एक आदत है, क्या है कि मेजॉरिटी है, सही बात भी अगर हम वहाँ रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि झगड़ा निकाल कर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हम लोगों को बाहर ढकलते हैं, वो अंदर रह के काले कानून पास कर लेते हैं। तो इसीलिए अब हम तो हर मुद्दा उठाने की इस बार भी कोशिश करेंगे। हम एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं हमारे सीपीपी लीडर के नेतृत्व में, वो हमारे मुद्दे हम जब उठाएंगे तो आपको मालूम होगा। नियामिका सर, आज एक देवेगौड़ा जी, सर इधर सामने, सर सर आज देवेगौड़ा जी की एक बुक भी लॉन्च हो रही है इमरजेंसी डायरीज के नाम से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब वो एक यंग आरएसएस प्रचारक थे, कैसे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की। इस पर आपका क्या टेक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट देवेगौड़ा लिखे, अरे उन्होंने खुद ही पाप इतने परेशान थे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो खुद परेशान थे, तो देवराज अर्श के पास जाकर बोले कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, मेरे को बाहर रखें। हाँ, 10 साल की अघोषित इमरजेंसी कब खत्म होगी? जनता बहुत तंग आ गई है। चुनाव पारदर्शी नहीं होते हैं, संविधान की बात मानी नहीं जाती, और जनता का मानना ये ढोल सरकार है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसी सरकार को हटाने की। अगर आप हमारे को और 25 सीट देते तो ये हट जाते थे, लेकिन क्या करना, कभी कभी अच्छे लोग भी गलत काम करते हैं और हमको 25 सीटों से यहाँ पीछे रहना पड़ा। तो ठीक है, फिर कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है, आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे तो ज़रूर हम अपना जो मंजिल हासिल करेंगे। मैं केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। Thank you very much. Honorable Congress President has already given a detailed answer to the BJP and Narendra Modi people. The remembrance of 1975 emergency, nothing but reflection of their own guilty. India has been witnessing past 11 years undeclared emergency. That's what Honorable Congress President told. No, it is the clear reflection of their own guilty conscience. Now they are trying to have a remembrance of 1975 emergency. Congress party last 4 months continuously doing extensive campaign on Samvidhan Bachao. Out of all the state unit of Congress party, PCC, all the PCC have been successfully completed state level rally. Lakhs of people participate in the state level rally. Honorable Congress President and Rahul Gandhi themselves participated in some of the rallies. 628 districts, you can imagine, see, 628 districts in all our country, we had done successful Samvidhan Bachao rally. Other 300 district program was on pipeline. The next level of Samvidhan Bachao rally is constituency level. More than 10,000 places. Constituency level Samvidhan Bachao rally is going to be happen in coming 2 months. So what Honorable Congress President rightly pointed out, this is clearly actually BJP is doing this type of drama only because of our Samvidhan Bachao rally. Only because of their guilty conscience. Therefore, we will continue to raise the issue of constitution. We will continue to raise the
issue of attack on constitution. Everywhere, every places attack on constitution is happening by this government. So we will continue it. Thank you. और एक हो गया? नहीं सॉरी नहीं थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा चला लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत लिए क्योंकि आप साहब बोल रहे थे सिलेक्टेड है क्या नहीं हम तो इलेक्टेड हैं Sir, for the past 11 years, they didn't even get a chance to have a press conference with the Prime Minister like this. You have answered all the questions now. नो तो ये सुने और आपने क्वेश्चन पूछा था कि मोदी जी के बारे में किताब लिख रहे क्या उस किताब में मोदी जी और उनके लोगों का आज़ादी में क्या रोल था ये भी आ रहा है और इमरजेंसी में जो उन्होंने क्या क्या किया और उनके जो आरएसएस के लोग क्या खत भेजा प्राइम मिनिस्टर को और नहीं ये तो है मैं उसीलिए बोल रहा हूँ ये खत भेजा ये भी आ रहा है उसमें मैं सच्ची क्योंकि बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं है और हम छेड़ना नहीं चाहते इसलिए छेड़ना नहीं चाहते एक व्यक्ति कोई अपने पैर पे कुछ हासिल किया है तो उसको वो बुरा हो अच्छा हो कुछ भी उसको ख़त्म नहीं कर लेकिन तुम्हारे आरएसएस के संघ चालक जो देवर थे वो क्या लिखा उन्होंने मैं देवूँ सर्कुलेट करो नहीं ये लोग जो उनके घबरा कर खुद ही वो उस वक्त अपनी बात ये चाहते थे कि इमरजेंसी के लिए लेकिन हम ये चाहते कि समर्थन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्षमा कीजिए समर्थन नहीं कि ये सब लोग उस वक्त क्या कहे कैसे हैं सबको मालूम है अगर देवेगौड़ा के किताब में ये आया तो बहुत अच्छा है और ये लेटर भी अगर प्रिंट हुआ बहुत ही अच्छा है आपको धन्यवाद सीधा चश्मा नजर बदलो नजरिया बदलो